नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। कल दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया। आज भी खाने की सुरक्षा को लेकर जागरूकता की कमी और इसके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर को लेकर हम देखते हैं कि लोगों में जानकारी कम है। खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों को कड़ाई से लागू करने में शिथिलता भी कहीं ना कहीं लोगों को बीमार कर रही है। तो आज आयुष्मान भव में हम बात करेंगे खान पान से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं की। और आज आप अपने सवालों के साथ बिल्कुल तैयार रहिए, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर रईस सराया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर हेमंत पणिग्रही। डॉक्टर पणिग्रही, आपका भी स्वागत है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अनुप्रिया। डॉक्टर अनुप्रिया, आपका भी स्वागत है। तो ये तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो खान पान से जुड़ा या उसकी सुरक्षा से जुड़ा कोई भी सवाल आपके जहन में उठ रहा है तो तुरंत फोन उठाइए और हमसे सवाल पूछिए। हमारे फोन नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप जीमेल के जरिए भी हम तक सवाल पहुंचा सकते हैं और यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाने का मुख्य कारण है कि लोगों को साफ और शुद्ध खाने के लिए जागरूक किया जाए। अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखा जाए तो तमाम देशों में दूषित खाना खाने की वजह से बहुत ज्यादा लोग बीमारियों के शिकार हैं। दूषित भोजन का असर शरीर पर कई बार तुरंत और कई बार लंबी अवधि के बाद भी देखने को मिलता है। खान पान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य से होता है। इसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन मानते कितना है, ये बड़ी बात है। अक्सर दूषित भोजन से फूड पॉइजनिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खाने की चीजों में मिलावट या दूषित भोजन खाने से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, क्योंकि इस तरह के भोजन के साथ कई तरह के संक्रमित जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी हमारे पेट में चले जाते हैं। फूड पॉइजनिंग का सबसे मुख्य कारण संक्रमित जीवाणु को माना गया है। यानी अगर आपने खाना 1-2 दिन कहीं पर रख दिया या फिर उसमें फफूंद, कवक जैसे परजीवी पनप गए तो ये आपकी सेहत खराब कर देते हैं। खासकर स्ट्रीट फूड और फास्ट फूड का चलन लोगों को गंभीर बीमारियों की चपेट में ला रहा है। रोजाना के खाने में ज्यादा चीनी, नमक और घी तेल भी लोगों को धीरे धीरे बीमार बना रहे हैं और इनका कम मात्रा में सेवन करने को लेकर आजकल जागरूकता फैलाने की कोशिशें भी जारी हैं। इसके अलावा खाद्य एलर्जी की पकड़ भी लोगों को जकड़ रही है। भारत में लगभग 170 खाद्य पदार्थ एलर्जी का कारण बनते हैं। 50 में से लगभग 1 बच्चे को गाय के दूध से एलर्जी है। बच्चों को खाने से एलर्जी होने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 5 से 8% शिशु खाने की एलर्जी से ग्रसित हैं, जबकि वयस्कों में ये केवल 1 से 2% है। सच तो ये है कि भारत समेत कई देशों में खाने की एलर्जी के बारे में कोई व्यापक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। माना जाता है कि दुनिया भर में 22 से 52 करोड़ लोग किसी न किसी प्रकार की खाद्य एलर्जी से जूझ रहे हैं, जो दुनिया की कुल आबादी का 3 से 7% है। पिछले 10 से 15 साल के दौरान नवजात और स्कूल जाने वाले बच्चे बड़ी मात्रा में इसका शिकार बने हैं, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता तो कमजोर ही बनी हुई है, जबकि उन्हें नई नई तरह की चीजें खाने को दी जा रही हैं। ये रुझान बच्चों के बीमार होने के खतरे को बढ़ा देता है, क्योंकि खाने की एलर्जी से ग्रस्त बच्चों को अस्थमा और खाज जैसी एलर्जी होने का खतरा 3 से 4 गुना ज्यादा होता है और उन्हें गंभीर एनाफिलैक्सी होने का जोखिम बहुत ज्यादा होता है। ये खतरे की घंटी है। अब तक खाने की एलर्जी को रोकने की कोई दवा और इलाज मौजूद नहीं है। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है और वो ये है कि उन चीजों की पहचान की जाए जिससे एलर्जी होती है और खाने की हर चीज की सूची बनाई जाए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति जो भी खा रहा है वो पूरी तरह सुरक्षित है। इसके अलावा भी दूषित खाने और पानी से होने वाले रोगों की संख्या काफी लंबी है। जाहिर है इस पर ध्यान देकर और कुछ सावधानियां बरतकर खुद को बीमार होने से बचाया जा सकता है। आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन मिलाइए। तीनों स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। और डॉक्टर सराय, अगर पहले आपसे बात करें तो जो आंकड़े अभी सामने आए हैं विश्व खाद्य दिवस के, सुरक्षा दिवस के मौके पर, कि 4700 लोगों की मौत हर साल हो रही है
और हर मिनट 44 लोग बीमार पड़ रहे हैं दूषित भोजन खाने की वजह से। तो ये गंभीर आंकड़े हैं। क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे जागरूकता की कमी ही एक मुख्य वजह है? जाहिर तौर पर जागरूकता की कमी है और ये जनता को जागरूक बनाना दरअसल एक जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी और हमारी भी, जो कि स्वास्थ्य से जुड़े हुए जो भी लोग हैं। हाँ। और अब अकेले डायरिया से ही बड़ी संख्या में बच्चों की डेथ होती है। उसकी वजह ज़्यादातर आप देखते हैं कि प्रदूषित जल ही है या खाना जो कि खुला हुआ रखा रहता है, जिस पे बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं गर्मी के दिनों में ख़ास तौर से। तो ये सारी चीज़ें अहम हैं और जागरूकता ना होने की वजह से ज़्यादा है। दूसरा, पीछे कुछ काम हुआ है इस बारे में। एक अपने यहाँ बहुत सारे लोग ओपन में शौच के लिए जाते हैं और जो वाटर रिजर्वायर्स हैं या जो सोर्स हैं, पानी के स्रोत हैं, उनके आसपास भी डिफिकेट करते हैं, जिससे कि कंटेमिनेशन हो जाता है। तो बहुत सी बीमारियां उसकी वजह से होती हैं। अब वो एक बड़ी वजह है इन्फेंट मोर्टेलिटी की भी, बच्चों के अंदर डायरिया से डेथ की भी, और बहुत सारी और बीमारियां जो उसी के थ्रू, यानी जो फीको ओरल ट्रांसमिशन जिन बीमारियों का होता है वो उसी की वजह से होती हैं। तो ये सारी अगर हम उनको थोड़ा सा सचेत करेंगे इसके बारे में, उनको अगर एजुकेट करेंगे तो इन सब से बचा जा सकता है। बिल्कुल। और पहले कॉलर भी हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। बीडी प्रसाद ने हमें कॉल किया है, झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं। बीडी प्रसाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है। ठीक है, एक और कॉलर है निरंजन ने हमें कोटा से कॉल किया है। निरंजन, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी निरंजन, पूछिए। निरंजन, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मेरे पेट में दर्द और जलन हो रही है। ठीक है, कब से हो रही है ये तकलीफ? जी ये मेरे को 2 दिन से हो रही है, 2 दिन हो गए। ठीक है, डॉक्टर परिग्रही। हाँ हाँ, क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछिए डॉक्टर सराय, कुछ और जानना? आपको जो ये जलन हो रही है, ये पहले भी होती थी या अभी सिर्फ 2 दिनों से ही हो रही है? नहीं, ये पहले भी होती थी मुझे। पहले भी होती रही। ये इसमें आपको छाती में जलन महसूस होती है या पेट के ऊपरी हिस्से में? नहीं, ओनली पेट में। सिर्फ पेट में जलन होती है। खाना खाने से इसका कोई ताल्लुक है? खाना खाने से ये सिम्टम्स कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं? नहीं, खाना खाने के बाद भी वही है और खाना नहीं खाता हूँ तो भी वही है। अच्छा, देखिए जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं और पहले भी चूंकि होता रहा है, तो जो बहुत कॉमन बीमारी एक है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ या एसिड पेप्टिक डिजीज़। इसके लिए आपको पहले तो जो भी डॉक्टर हैं उनसे एक राय ले लीजिए, आपके घर के पास हो, वरना आप तला हुआ खाना थोड़ा सा कम कर दें, जिससे कि रिफ्लक्स बढ़ता है। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडी पेय ना लें, यानी चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट, इनका सेवन ना करें। और अगर जलन ज़्यादा होती है तो 2 ग्रुप हैं दवाइयों के जिनको हम दे सकते हैं। एक होता है, ये दरअसल आपके पेट में थोड़ा सा एसिड ज़्यादा बन रहा है। ये एसिड जो है इसको हम न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड्स भी दे सकते हैं, और इसका सिक्रीशन ही, एसिड का सिक्रीशन ही कम हो, बने ही कम, इसके लिए हम एक दवा आती है जिसको हम कहते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या H2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट। इस ग्रुप की किसी भी दवा का सेवन करने से आपके ये सिम्टम्स ठीक हो सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपने खान पान में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है उनको करें। आप बहुत ज़्यादा तला हुआ भुना हुआ खाना, अगर उससे आपके सिम्टम्स बढ़ते हैं तो ना लें, और चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल का सेवन बिल्कुल ना करें। ठीक है। डॉक्टर परिग्रही, आयुर्वेद की बात करें तो आहार का प्रयोग किस तरह से किया गया आयुर्वेद में? आयुर्वेद में आहार का महत्व तो बहुत ज़्यादा है। जैसे आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि त्रय उपस्तंभ है। एक बॉडी को बनाने के लिए, जैसे एक घर को बनाने के लिए एक स्तंभ की ज़रूरत होता है, इसी तरह शरीर को बनाने के लिए, शरीर को मेंटेन करके रखने के लिए त्रय उपस्तंभ है, जिसमें आहार एक प्रमुख है। डाइट के बारे में हमारा जो आयुर्वेद का इम्पोर्टेंस ये है, डाइट बोलते हैं कि हम आहार जो लेंगे 2 तरह है, सुस्थस्य सुस्थ रक्षण, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, एंड आतुरस्य विकार प्रशमन, मीन्स क्यूरेटिव ऑफ द डिजीज। सो आहार को हम जो है सुस्थ व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं एंड बीमार व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाते हैं। पहला इंपॉर्टेंस ये है,
ज़्यादातर लोग जो है, सारे लोग तो बीमार होते नहीं हैं। पहला इंपॉर्टेंस ये है, सुस्त व्यक्ति को हम कैसे सुस्त रख सकते हैं। इसके लिए आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शंस है। जैसे उसके लिए लिखा गया है कि ये डिपेंड करता है, सुस्त व्यक्ति को सुस्त रखने के लिए डिपेंड करता है किस तरह की फूड आप लेते हैं, टाइप्स ऑफ फूड यू आर इनटेकिंग एंड फूड लेने के तरीका, द वे ऑफ टेकिंग ऑफ फूड्स। सो दीज ये दो बारे में टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग जो है टाइप्स ऑफ फूड्स के बारे में बता देंगे, बट मैं उसको बताता हूँ फूड लेने के तरीका। फूड लेने के तरीका के बारे में बता रहा हूँ। सपोज हमारा बता गया है अमात्रा औसन। अमात्रा औसन मीन्स मात्रा, प्रॉपर डोज में नहीं लेना, बहुत कम डोज में लेना है या तो बहुत ओवर डोज में लेना है। अमात्रा औसन, दिस इज कॉल्ड एज। एंड विषम औसन, विषम मीन्स इनकम्पैटिबल डाइटेटिक्स, मीन्स खाद्य का संजोग। अगर इंडिविजुअली वो ड्रग को लेंगे, फूड को लेंगे तो वो तो आपको हेल्थ बनाएगा, बट इसको अगर एक के साथ दूसरे को जोड़ देंगे तो वो क्या करता है, इनकम्पैटिबल रहता है, विषम औसन होता है। इट हैज नाउ साइंस हैज प्रूव्ड दैट इनकम्पैटिबल डाइटेटिक्स या विरुद्ध आहार विहार का सेवन करने से बहुत सारे इम्यूनोमोड्यूलेटरी डिजीजेस होता है। सो एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, क्या है विरुद्ध औसन। आपने प्रायतः ज़्यादातर लोग जो है चाय पीते हैं, दूध वाला चाय पीते हैं। बिल्कुल। क्या आपको पता है ये जो है विरुद्ध आहार है। कैटेचिन इसमें है, कैसीन है मिल्क का, वो इसका कॉम्बिनेशन गलत होता है। इसीलिए हम प्रमोट करते हैं कि आप ब्लैक टी में थोड़ा नींबू डाल के लो या आयुर्वेद का जो चाय आता है उसको लो। सिमिलरली मिल्क के साथ फिश का, आप देखे होंगे शादी में गए तो मिल्क लिए, उधर गए फिश ले लिए, उधर जाके नॉनवेज ले लिए, वो भी एक विरुद्ध आहार है। तो इसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो अगर विरुद्ध आहार को हम प्रिवेंट कर लेंगे तो बहुत सारी जो इम्यूनोमोड्यूलेटरी डिजीज जो है हम प्रिवेंट कर पाएंगे। क्यूरेटिव तो सेपरेट थिंग है। ठीक है। दो कॉलर और जुड़ गए हमारे साथ। सुरेश आनंद ने हमें हरियाणा से कॉल किया और अमित शर्मा भी जुड़े हैं इंदौर से। पहले सुरेश का कॉल लेते हैं। सुरेश आनंद जी, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप। सुरेश जी, आप टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर सवाल पूछिए। हेलो हेलो जी, पूछिए। मैं रोटी खाने के बाद जी पेट में दर्द होता है। ये कब से समस्या है आपको? कितने समय से? मेरे को 8-7 साल से हो रही है जी। अभी तक दिखाया आपने किसी को? नहीं जी। ठीक है। डॉक्टर अनुप्रिया, इन्होंने कहा कि 4 दिन से अभी इनको नहीं, ये कह रहे हैं कि काफ़ी 7-8 साल से समस्या है और ये कह रहे हैं रोटी खाने के बाद इन्हें। अच्छा, 7-8 साल से समस्या है और अभी तक इन्होंने किसी को अभी परामर्श के लिए नहीं दिखाया है। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि इनका जो खान पान है, डेली जो इनका लाइफस्टाइल है, उसमें ये खाना पीना किस तरीके से खा रहे हैं। जो इनका डाइट पैटर्न है उसमें मील्स ये किस तरीके से ले रहे हैं। अगर इनकी खाने में ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ही तला भुना ज़्यादा जो है तरीके का खान पान ये लेते हैं तो नेचुरली वो एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो जाता है इन द लॉन्ग रन, जो इनकी प्रॉब्लम को मेंटेन कर सकता है। दूसरी बात है कि साथ में जो अनिवार्य चीज़ें होती हैं, पानी का सेवन, दिन में 8 से 10 ग्लास पानी नियमित रूप से जो हमें लेना चाहिए, वो इनकी डाइट में कितना अच्छे से जा रहा है। और उसके अलावा खाने में और जितनी भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं, दूध हैं, दही है, वो किस तरीके से ये नियमित रूप में अपने डाइट में इंक्लूड कर पा रहे हैं या नहीं। तो पहले तो हम इनके जो है डाइट और लाइफस्टाइल को समझेंगे कि वो किस तरीके का लाइफस्टाइल जी रहे हैं और किस तरीके का खाना रोज़ कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा अगर ये सारी चीज़ें वो प्रिकॉशन मेंटेन कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें भी नियमित रूप से ले रहे हैं और फिर भी इस तरीके की शिकायत उनको है, तो उनको नेचुरली अपने नियर बाई किसी भी जो है फिजिशियन को दिखाना चाहिए और इसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। बिल्कुल। सुरेश, क्या अभी कॉल पर हैं आप? ठीक है। डॉक्टर सराय, जैसे सुरेश कह रहे थे, पहले हम एक कॉल ले लेते हैं, उसके बाद हम सुरेश के सवाल के बारे में और बात करेंगे। अमित शर्मा ने कॉल किया इंदौर से। अमित, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आपका सवाल क्या है, पूछिए। जैसे गले में दर्द होता है और ये खट्टा कुछ भी खाता हूँ जैसे दही वगैरह तो बढ़ जाता है। गले में आपको दर्द होता है? जी। ठीक है, आप कॉल पर बने रहिएगा। डॉक्टर सराया, ये जैसे बता रहे हैं। देखिए, आप जो बता रहे हैं कि गले में आपको जलन होती है या दर्द होता है? जलन होती है। जलन होती है। ये खाना खाने के बाद होती है या सारे टाइम होती रहती है? नहीं, ये जिसमें कुछ भी खट्टा खाता हूँ दही वगैरह तो उसके बाद फिर होती है, 4-5 दिन तक चलती रहती है। उसके बाद अपने आप ठीक हो जाती है?
टेबलेट लेने के बाद ठीक होती है। कौन सी टैबलेट लेते हैं आप? और क्या बोलते हैं उसको, टॉन्सिल की। टॉन्सिल की। देखिए, टॉन्सिल्स के साथ जब इन्फ्लेमेशन टॉन्सिल्स का होता है तो उसमें गले में गुटकने में दर्द महसूस होता है, जलन कम होती है। जलन जो आप बता रहे हैं, जैसे मैंने कहा इसके पहले भी जो सवाल किया था, ये हमने देखा है, हम लोगों ने जब ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में भी जब एक डेटा अपना कलेक्ट किया था कि तकरीबन 16 से 20% लोग ऐसे हैं जो महीने में कम से कम एक बार या 2 बार इस तरह की जलन छाती में या गले में महसूस करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं GERD, यानी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स। यहाँ तक कि गले के अंदर जो जलन और दर्द आप देखते हैं, ये भी GERD का ही एक मैनिफेस्टेशन है। GERD क्या होती है ये आपको बता दूं। इसमें जहाँ आपकी फूड पाइप यानी खाने की नली, आहार नली अपने पेट से जुड़ती है, वहाँ पे एक तरह का एक वेल्व लाइक मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा होता है जो स्टमक के एसिड को ऊपर नहीं आने देता है। जब ये लैक्स होता है तो उस सूरत में ये जो अम्ल जो वहाँ से सिक्रीट होता है स्टमक से, ये खाने की नली में आने लगता है और वो सिम्टम्स देता है। तो ये अपने आप भी कई बार ठीक हो जाता है, लेकिन हाँ, अगर आप जैसे मैंने पिछले सवाल में बताया था वो प्रिकॉशन लेते रहेंगे तो आपको इन सिम्टम्स से निजात मिल सकती है। अपना आप खाना भी जो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, बहुत बड़े बड़े मील्स ना लें। रात में भी खाना खाते वक्त कम से कम 2 घंटे, सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। अगर आपको ये तकलीफ़ लगातार बनी रहती है तो अपने बिस्तर का सराना जो है सिर की तरफ थोड़ा सा ऊंचा रखें। जब मैं ऊंचा रखने की बात करता हूँ तो तकिया लगाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप अपने पैर, अपने जो सिर की तरफ बेड के पाए के नीचे एक 6 इंच का कोई वुडन ब्लॉक भी रख सकते हैं, जिससे एक 10 से 15 डिग्री का इंक्लिनेशन मिल जाए, जो रिफ्लक्स को थोड़ा सा कम करता है। ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे आपके सिम्टम्स कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकते हैं। लेकिन अगर ये सिम्टम्स इम्प्रूव नहीं होते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपने घर के पास के किसी डॉक्टर को दिखाकर उनसे सलाह लें। ठीक है, एक और कॉलर है, विपिन ने कॉल किया है झारखंड से। विपिन, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी विपिन, सवाल पूछिए। हाँ मैम, हमारा पेट का राइट साइड में तो पेट में दर्द हो रहा है। फिर मैं अल्ट्रासाउंड जब कराने के बाद पथरी, आपका पीठ थैली में पथरी पाया गया। तो मैम ये दवाई का दौरा ठीक होने का कोई चांस? अच्छा, डॉक्टर पणिग्री पथरी की बात कह रहे हैं। ये देखिए, पथरी तो जो बन चुका है उसको कितने mm का है वो देखना पड़ेगा। पथरी जो है कहाँ बना है, किडनी में बना है या गॉल ब्लैडर में बना है, वो भी देखना होगा। पूछिए इनसे। हाँ, पूछ सकते हैं। हाँ अच्छा, विपिन, आप अगर और चीजें बताएं, पथरी कहाँ पर है और कितनी बड़ी पथरी है? पथरी तो जैसे कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, पीठ थैली के अंदर है। पीठ की थैली में, देखिए पीठ के थैली में जो पथरी बन गया उसका कोई आयुर्वेदिक दवाई में उसका ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा। उसका तो एक ही ये है कि जो है आप जाके सर्जरी करवाइए, उसको निकाल दीजिए। सर्जरी करवाने के बाद इनकेस क्या प्रॉब्लम होगा कि जितने भी फूड इंटेक, जो फैटी फूड लेंगे उसमें उनको गैस बनेगा। उस टाइप जो है हम बताएंगे कि जो है जो एसिडिटी हो रहा है या जो आपका जो है ब्लोटिंग हो रहा है, उसको ठीक करने के लिए हम बोलेंगे कि जो है आप एक कलौंजी का कुछ जो है आप लीजिएगा। कलौंजी थोड़ा सा लेके 50 ग्राम लेके उसको भून के रखिएगा। भून के रख के उसको एयर टाइट जार में रखिएगा, हल्का भूनिएगा और उसको एम्प्टी स्टोमाक में मॉर्निंग में 1 चम्मच लीजिएगा एंड 1 ग्लास सादा पानी पीजिएगा। उससे आपका जो है जो सिम्टम्स है उसमें फ़र्क पड़ेगा। बट पथरी में इसमें कोई फ़र्क, गॉल ब्लैडर पथरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए जो है आपको सर्जरी तो मैं ही सजेस्ट करूँगा कि सर्जरी के लिए। डॉक्टर सराय, आप क्या बताएंगे? मैं ये कहूँगा, देखिए गॉल ब्लैडर में जो इनके स्टोन आया है ये सिम्टोमेटिक स्टोन है, यानी इसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। जो सिम्टोमेटिक स्टोन्स होते हैं इसमें जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्जरी ही आइडियल है। सर्जरी कराने के बाद अब बस ये देखना है आपकी उम्र कितनी है। विपिन कॉल पर शायद हमारे साथ विपिन अब नहीं है, होंगे इस समय, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है, जब यंग पेशेंट्स में गॉल स्टोन आते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि उनके जो और भाई बहन हैं उनको स्क्रीन कर लें। और दूसरा, अगर इनमें ये भी देखा गया है कि इसका एक जेनेटिक बेसिस हम लोगों ने बहुत पहले 90s में एक स्टडी में देखा था कि जो पेरेंट्स में गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं उनमें यंग एज में उनके बच्चों में स्टोन्स आ सकते हैं।
तो ये एक देखने की बात होती है। अगर आपके पेट में रूटीन अल्ट्रासाउंड के लिए आप गए हैं और उसमें एक गॉल स्टोन निकल भी आया है तो घबराने की बात नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक स्टोन्स के लिए सर्जरी नहीं एडवाइस की जाती। अगर आपको स्टोन्स सिम्प्टोमेटिक हो गए हैं उसी सूरत में हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं। और सर्जरी के बाद ये मत सोचिए कि कोई आपको परेशानी होती है। परेशानी किसी किस्म की नहीं होती, बॉडी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेती है। किसी और किस्म की परेशानी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर स्टोन पड़े रहते हैं और सिम्प्टोमेटिक स्टोन हैं तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कई बार ये स्टोन स्लिप करके बाइल डक्ट में आ जाता है, पित्त की नली में आ जाता है और वो कोलेंजाइटिस भी कॉज कर सकता है। कभी कभी ये जहाँ से बाइल की नली ड्यूडेनम में खुलती है यानी आंत में खुलती है वहाँ पे रुकावट कॉज करता है, तो उससे कभी कभी पैनक्रेटाइटिस जैसी बीमारी भी हो सकती है, यानी पैनक्रियास का इन्फ्लेमेशन भी हो सकता है। तो सिम्प्टोमेटिक गॉल स्टोन्स में हम लोग यही एडवाइस करते हैं कि इनको ऑपरेट करा लेना चाहिए। ठीक है। इन एडिशन टू दिस एक बात मैं और बताना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अभी, पित्त की थैली की सर्जरी के बाद में बहुत सारी ऐसी प्रिकॉशंस हैं जो हम पेशेंट्स को बताते हैं, विच जनरली इंक्लूड्स कि हम उन्हें फैट और ऑयल्स बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके शरीर में उसको डाइजेस्ट करने की क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि हमने गॉल ब्लैडर ही रिमूव कर दिया होता है। तो इन पेशेंट्स में इस तरीके का परहेज रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। इसके बावजूद भी अगर कुछ पेशेंट्स में किसी तरीके की प्रॉब्लम, जैसे कि हल्का बहुत नौजिया रहता है, वॉमिटिंग रहती है या डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस या इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो वह होम्योपैथिक जो है ट्रीटमेंट ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसको इसमें मदद दे सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और कॉलर है, सौरभ ने हमें कॉल किया है, दिल्ली से जुड़े हैं। सौरभ, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए आपका सवाल क्या है। हेलो। हाँ सौरभ, सवाल पूछिए। मैम, एक्चुअली आजकल मुझे काफ़ी सोशल मीडिया से खबर आती है कि आर्टिफिशियल एग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। सो आई जस्ट वांट टू नो क्या वाकई में आर्टिफिशियल एग मार्केट में अवेलेबल हैं? अगर हैं तो उनसे कैसे बचा जाए? डॉक्टर पणिग्रे, इस तरह के बहुत सारे एग्स की बात करें मेरे ख्याल से। उसके बारे में सुनने में तो आया है, लेकिन हम आज तक देखे नहीं है। तो यू हैव टू टेक केयर एंड उसके बारे में एज ए डॉक्टर यही बोल सकते हैं कि आप जो है जाके चेक कीजिएगा। एंड दिल्ली में प्राय तो कम मिलता है ये, एंड जाके देखिएगा, देखने के बाद फिर कोशिश कीजिएगा उसका आर्टिफिशियल एग के बारे में। ठीक है। तो हम तो देखे नहीं अभी, अच्छा। लेकिन सुनने में आया है कि मिलता है, लेकिन दिल्ली में नहीं मिला है ये अब तक। क्योंकि सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियोस सोशल मीडिया में आता है, ये तो दिल्ली में तो नहीं मिला है। और सुने हैं हम, लेकिन कंफर्म नहीं है ये कि जो है मिलता है नहीं मिलता है। ठीक है। एक और कॉलर है, आशीष ने हमें कॉल किया। आशीष, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप बताइए आपका सवाल क्या है। जी मैम, पेट में मुझे दर्द रहता है और जब दर्द होता है तो वॉमिटिंग भी हो जाती है। ठीक है, आपकी उम्र बताइए आशीष। जी 27। ठीक है, ये कब से आपको दिक्कत है? ये 4-5 महीने से हो रहा है। 4-5 महीने से हो रहा है। ठीक है, आप आशीष कॉल पे बने रहिए। डॉक्टर सराय और कुछ पूछना चाहते हैं आप आशीष इनसे? भाई, ये बताइए कि 4-5 महीने से आपको जो दर्द हो रहा है और उल्टी हो रही है, इससे आपका वजन कम हुआ है क्या? वजन तो कभी मैंने करवाया नहीं। आपको खुद लगता है कि आपके कपड़े ढीले हो गए हैं? नहीं, ढीले नहीं है। नहीं हुए हैं? नहीं। और ये दर्द आपका किस जगह ज़्यादा होता है? पेट नाभि नहीं होता है, के लेकिन चारों तरफ है? जी जी। हाँ? और जब जी पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ होती है? जी कभी ऐसा लगता है जैसे हवा का गोला पेट में घूम रहा है? जी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो आपको ये सिम्टम्स कभी कभी सब एक्यूट, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसके फीचर हो सकते हैं। आपको मेरे हिसाब से एक डॉक्टर से सलाह करके, ताकि आपको एग्जामिन कर सकें प्रॉपरली, और एक टेस्ट कराना ज़रूरी है। हम इसको कई बार देखते हैं कि एक सीटी एंटेरोग्राफी या बेरियम का टेस्ट करने से अगर कहीं आंतों में रुकावट आ रही है, उसकी वजह ढूंढनी होती है और उसके हिसाब से ही इलाज करा जा सकता है। अगर ये सिम्टम्स जैसे आपने बताया कि दर्द होता है, उल्टी होती है, उसके बाद पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ भी होती है, हवा का गोला भी घूमता हुआ महसूस होता है, तो ये सारे सिम्टम्स दरअसल सब एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम्स हैं। उसके बहुत सारे कॉज होते हैं। सबसे पहले हमको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं। आप एक सिंपल स्टूल की जांच करा के देख सकते हैं, उसमें ऑकल्ट ब्लड आ रहा है या कोई ओवासिस्ट है या नहीं। जब दर्द तेज़ होता है उस दरमियान एक सिंपल एक्सरे एब्डोमेन करा सकते हैं आप, जिसमें हो सकता है कहीं हमको डायलेटेड लूप दिख जाए। इसी तरह से अल्ट्रासाउंड करके हम बाकी
पेन एब्डोमेन के कॉजेज़ को रूल आउट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बेसिक टेस्ट कराने के बाद ही हम कहीं आगे इसमें प्रोसीड कर सकते हैं। ऐसे कह देने से मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा कि आपको इसके लिए क्या दवा लेनी चाहिए। ठीक है, एक और कॉलर है, खालिद ने मुंबई से कॉल किया है। खालिद, शुक्रिया कॉल करने के लिए, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी खालिद, सवाल पूछिए। हाँ, सवाल तो मेरा ये है कि मैं कुछ भी खाता हूँ तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, छाती जलती है और पेट फूक जाता है, दूसरा कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मुझे यही प्रॉब्लम है सिर्फ। अच्छा, आपकी उम्र बताइए। मेरी 52 के करीब है। और ये कब से दिक्कत है एसिडिटी की? ये कम से कम 10-12 साल हो गए, लेकिन मैं डॉक्टर को नहीं बताता हूँ। तो मुझे डर लगता है कि कोई दूसरी बीमारी बोल दे उसके लिए। ठीक है, डॉक्टर पणिग्रही, आप खालिद जी को क्या बताएंगे? ये जो उनका जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये आयुर्वेद में पित्त वृद्धिजन्य विकार में आता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हम एडवाइस करते हैं, डाइट लेने के तरीका बताते हैं कि जो है हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा खाने का जो तरीका है उसको चेंज कर देना है, थोड़ा थोड़ा बार बार खाना है, फैटी ऑयली फूड्स नहीं लेना है, एंड ज़्यादा तली हुई चीज़ नहीं लेना है, रात को हैवी डाइट्स नहीं लेना है। ये 3 चीज़ तो हम बताते हैं। उसके साथ हम बताते हैं ट्रीटमेंट के लिए सिंपल हमारा आयुर्वेद में एक आता है अभिपत्तिकर चूर्ण एंड शुद्धशेखर रस आता है। अभिपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम एंड शुद्धशेखर 250 mg 500 mg डोज में इनको एम्प्टी स्टोमक में लेना चाहिए। एंड खाने में ये ज़्यादातर प्रयोग करें त्रिफला चूर्ण का। त्रिफला का 2 लिखा गया है। त्रिफला में होता है हरड़, बहड़ एंड आंवला। आंवला लिखा गया है, आयुर्वेद में लिखा गया है आंवला वयोस्थापना नाम। आप देखते होंगे एज को जो है वो रोक देता है, ज़्यादा वो एजिंग प्रोसेस को रोकता है। आंवला वयोस्थापना नाम। हरितकी पथ्यानाम। पथ्यानाम मीन्स पथेसु हितम। पथ्य मीन्स बॉडी चैनल्स के लिए, जो हमारा बॉडी में जो क्लॉगिंग हो जाता है, प्लॉक्स फॉर्म होता है, उसको प्रिवेंट करता है। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हुआ है, इसीलिए लिखा गया है हरितकी पथ्यानाम। एंड हरड़ हो गया, बहाड़ा हो गया, एंड अनुलोमानाम। अनुलोम मीन्स अनु मीन्स पश्चात एंड लोमन मीन्स गति, जो करता है कि पेट को साफ करता है, गैस को रिलीज करता है, तो उस तरह की द्रव्य है। इसीलिए मैं बोलूँगा इनको कि अभिपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम, शुद्धशेखर रस 250 mg उसको एम्प्टी स्टोमक में लेंगे, एंड एक त्रिफला चूर्ण लेंगे। एक लिवर मेडिसिन जो आयुर्वेदिक का आता है वो ले सकते हैं। अच्छा, त्रिफला आप बता रहे हैं वो सुबह लेना है, शाम लेना है? सुबह रात को। त्रिफला जो है रात को सोने से 1 घंटा पहले 6 ग्राम डोज में लेंगे, गुनगुने पानी के साथ लेंगे। तो मैंने आपको 2 चीज़ इसमें बताया, अगर ध्यान रखे होंगे इसमें लिखा कि आम्ल की वयस्थापना नाम, हरित की पथ्या नाम। हरितक के बारे में, हरड़ के बारे में तो ये लिखा गया है। कभी कभी माँ तो बच्चे के ऊपर कुपित हो जाता है, लेकिन हरड़ जो है ह्यूमन बींग के ऊपर इतना काम करता है, इतना बेनिफिशियल इफेक्ट है, इसीलिए त्रिफला को लेने के लिए सबको एडवाइस किया जाता है। ठीक है, एक और कॉलर है, चांदनी ने कॉल किया है, दिल्ली से जुड़ी है। चांदनी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम, मेरे हस्बैंड ना खाना नहीं खा पाते बिल्कुल भी, कुछ भी खाने के लिए तो कहते मेरे पेट में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है चांदनी, ये समस्या कब से है उन्हें? 3-4 साल से है मैम। अच्छा, मैं एक लाइटर नोट पे ये कह रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है वो बाहर का खाना खा के आ जाते हैं? चांदनी, नहीं मैम, बाहर का तो नहीं खाते, घर पे ही रहते हैं। ठीक है चांदनी, ठीक है, आप कॉल पे बने रहिएगा। डॉक्टर अनुप्रिया, उन्होंने क्या सवाल करा? इनका सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड घर पे खाना नहीं खाते हैं, तो अगर उन्हें खाने के लिए बोलो तो कहते हैं तकलीफ है मुझे पेट में, तो क्या इनसे कुछ और? इसीलिए मैं कह रही थी कहीं बाहर से खाना खा के तो नहीं आ जाते हैं। देखिए, अगर आपके हस्बैंड ऑलमोस्ट हर बार जब ये पूछती हैं खाने के लिए और इस तरीके से ही बताते हैं, तो नेचुरली आई थिंक नजर रखना चाहिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि उन्हें किस तरीके की प्रॉब्लम्स रह रही हैं। अगर एक्चुअली में कुछ बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो कि सिर्फ बाहर के खाने के बाद ज़्यादा होती हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि उन्हें किसी तरीके की GERD, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया, या एसिडिटी, इस तरीके की प्रॉब्लम या गैस्ट्राइटिस रह रही है। क्योंकि ज़्यादातर जब हम बाहर जाते हैं तो हम जो खाना खाते हैं उसमें तेल मसाले ज़्यादा होते हैं, तो हो सकता है इस तरीके की खाना खाने के बाद उन्हें तकलीफ होती हो, एंड दैट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से वो मना कर रहे हैं। तो पहले तो वी विल रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि उन्हें सच में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है या वो सिर्फ अवॉइड करना चाहते हैं। और कोई ऐसी कुछ थोड़ा सा अगर आप और विस्तार से बता पाएं, क्या कुछ खास चीज़ें हैं जिन्हें खाने से मना करते हैं, या अपनी पसंद का खाना बनाने के लिए कहते हैं क्या, या फिर खाते ही नहीं है वो खाना? नहीं मैम, दाल चावल दे दो तो सही से खा लेते, पर खाने के बाद ना कहते मुझे उल्टी आने लगती है। अच्छा, ठीक है। हाँ डॉक्टर, हाँ, तो आपका दाल चावल अगर आप बनाते हैं तो माने कि घर पे आप हल्का अगर उनको खाना बना के देते हैं तो वो उनके लिए ठीक रहता है, उसमें उसे कोई उन्हें तकलीफ नहीं होती। जी मैम। हाँ जी,
तो इसका यही समझ में आ रहा है, जैसे इन्होंने बताया कि कुछ अगर आप बिल्कुल सादा खाना उन्हें दे रहे हैं तो वो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो कुछ भी बाहर का या कुछ भी हैवी, या घर पे भी शायद अगर कुछ हैवी बनाते होंगे, फ्राइड फूड या स्पाइसी बनाते होंगे, तो मे बी दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न उनके लिए, तो इसीलिए शायद वो अवॉइड कर रहे हैं। तो पहले तो हमें उनके साथ बैठ के और ज़्यादा डिटेल में जो है उनकी प्रॉब्लम को समझना होगा। प्लस वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका किस तरीके का लाइफस्टाइल रहता है, वो खाने का, उनका मील्स का टाइमिंग कैसा है, किस तरीके का खाना खाते हैं, किस टाइम पर सो पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें साथ में इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर होम्योपैथी की बात करें तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, क्योंकि हम सारे के सारे सिम्टम्स को मद्देनज़र रखते हुए एक पर्सनलाइज मेडिसिन हमेशा एडवाइस करते हैं जो सूटेबल रहे आप एक पर्टिकुलर इंसान में। तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि वो किसी की जो है परामर्श ले, और बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं तो उसका जो है सेवन कर सकते हैं। आप कुछ कहेंगे डॉक्टर साहब? देखिए चांदनी जी, एक चीज़ बताइए कि जब से वो खाना नहीं खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, तब से उनका कुछ वज़न कम हुआ है? जी सर, बिल्कुल ही एकदम पतले ही होते ही जा रहे हैं। अगर वो वज़न उनका कम हो रहा है तो ये सीरियस बात है। अगर वज़न कम नहीं होता तो मैं शायद इसको इतनी तवज्जो नहीं देता। इसलिए मुझे लगता है कि उनको, आपको अगर कितने दिनों से उनको ये भूख कम लग रही है? सर 3-4 साल से भूख कम लग रही है। 3-4 साल से कम लग रही है और वज़न कम हो रहा है? जी सर। कितना वज़न कम हुआ है, कुछ आपने अंदाज़ा रखा है? सर मैंने अभी पूछा नहीं है, पर सर एकदम पतले है, एकदम पतले होती है। फ्रूट दे दो हल्का सा, वो भी नहीं खा पाते, कहते मुझे वॉमिटिंग आने लगती है। देखिए, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो उनका वर्क प्लेस पे प्रेशर बहुत है काम का, यानी इसका साइकोजेनिक भी हो सकता है, लेकिन ये कहने के पहले हमको कुछ जांच करके कोई ऑर्गेनिक इलनेस पहले रूल आउट कर लेनी चाहिए। और अगर वज़न कम हो रहा है और खाना लगातार नहीं खा पा रहे हैं तो ये एक कंसर्न की वजह होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से इनकी कुछ इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। वो इन्वेस्टिगेशन करे बगैर मैं इसमें केस में आपको कुछ और सजेस्ट नहीं करूँगा। एक लिवर फंक्शन टेस्ट करना होगा, एक अल्ट्रासाउंड करके देखना होगा, हो सकता है कि आंतों के लिए भी कोई जांच करनी पड़े। उस सब को देखने के बाद ही हम किसी नतीजे पे पहुंच सकते हैं। और अगर 3-4 साल से है और वज़न लगातार कम हो रहा है तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही, अगर वो सब नॉर्मल आते हैं तो हमको उनके वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट कैसा है, वो बहुत टेंस तो नहीं रहते हैं, इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना होगा। तो आप जल्द से जल्द जांच करा लें, अच्छे डॉक्टर से सलाह लें, आपकी मदद ज़रूर हो। अभिषेक ने कॉल किया, बनारस से हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए, सवाल पूछिए। थैंक यू मैम। अभिषेक बोल रहे हैं। 2010 में माता जी का स्टोन का ऑपरेशन हुआ था, फिर उसके 2015 में इंटेस्टाइनल परफोरेशन का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 2015 में ही जून में परफोरेशन का ऑपरेशन हुआ, और अक्टूबर में हर्निया का ऑपरेशन हो गया, फिर हर्निया भी हो गया। फिर 2017 में नेक्स्ट टाइम फिर हर्निया हो गया, और अभी लास्ट ईयर अभी हर्निया का, मतलब 18 में अभी कराए हैं हर्निया का ऑपरेशन अक्टूबर में। मतलब 2 बार हर्निया हुआ, एक बार परफोरेशन और एक बार स्टोन, और हर्निया फिर निकल रहा है। उसके लिए क्या सोल्यूशन है इस समय? अच्छा, उनकी उम्र बता दीजिए एक बार। 60। ठीक है, डॉक्टर सराया आप बताइए। देखिए, एक बात तो साफ है कि जब पहली बार ऑपरेशन हुआ होगा, ये कौन सा हर्निया आप बता रहे हैं? इंसिशनल हर्निया है, जहाँ से पहले उनको कट दिया गया था उसी जगह पे हर्निया हुआ है? नहीं, लोकेशन इस समय चेंज हो गया है। जिस जगह कट दिया था उसके मतलब राइट साइड में था, एक जगह उसके थोड़ा सा शिफ्ट होके बगल में निकला। नहीं, ये इसकी डायग्नोसिस क्या रखी थी जब डॉक्टर ने ऑपरेट किया? तो उस समय उन्होंने डायग्नोसिस क्या रखी थी इस हर्निया की? इसको इंसिशनल हर्निया का उन्होंने कहा जो टिश्यू अंदर जो परफोरेशन हुआ है उससे मसल्स जो है वो लूज हो गए हैं। लूज हो गया ना, ये जी हाँ, ये इसको हम लोग कहते हैं इंसिशनल हर्निया। इंसिशनल हर्निया जो होता है, ये आपकी माँ का क्या वजन ज्यादा है? नहीं, उस समय तो नॉर्मल था। इस समय फिर हल्का हल्का खाने पीने से वजन बढ़ रहा है। वजन बढ़ रहा है। देखिए, वही है, जब जिनका वजन ज्यादा होता है और जिनमें फैट ज्यादा होता है एब्डोमेन में, उनमें ये एक प्रॉब्लम आती है कि कई बार चूंकि मसल बहुत लैक्स होती हैं तो और फैट ज़्यादा होता है, तो उस सूरत में जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं वहाँ पे इंसिशनल हर्निया बनने के चांसेस होते हैं। जब इंसिशनल हर्निया बन जाता है तो उसमें अगर हम ऑपरेट करके मैश डालते हैं, ये दरअसल आपको एक सर्जन से ही इसको लेके डिस्कस करना होगा। इसका जो निदान है
वो सर्जरी के द्वारा ही होता है, और ये कॉल भी सर्जन को लेनी होगी कि उनको इसके लिए इंसिशनल हर्निया के लिए ऑपरेट करना है या नहीं करना है। क्योंकि सवाल ये भी है कि उस हर्निया के होते क्या उनको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या उनको पेट में दर्द होता है। वो हर्निया 2 बार ऑपरेशन होता है और फिर निकल रहा है, और ज़्यादा कोई वेट वो लिफ्ट नहीं करती हैं। हाँ, वो नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वेट लिफ्ट करेंगे, मसल वीक हैं, ये फिर से हर्निया जो है वो प्रोट्रूड करने लगेगा, बाहर आने लगेगा। तो ये इसके लिए आप निश्चित रूप से आपको एक सर्जन से बात करनी चाहिए। आप बनारस से बोल रहे हैं, BHU में बहुत सारे सर्जन हैं, आप वहाँ पे किसी को दिखाइए। वो सर्जन को दिखाए, उनका ये कहना है कि ये हर्निया रिपीटिशन होता है। ये उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इंसिशनल हर्निया कई बार बार होता है, और यही होता है, उसमें एक मैश लगा के हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिसीजन सर्जन को ही लेना होता है। सर वो कह रहे हैं कि लिमिट नहीं है, कितनी बार हो सकता है। जी हाँ, 8 से 10 बार भी हो सकता है। हाँ, ये वो हो सकता है। दे आर द बेस्ट जज। तो आपको इससे सर्जन से ही बात एक बार छोटा सा कमेंट डॉक्टर पनिग्राही, अगर आप इन्हें बताएं, बार हर्निया हो रहा है। इंसिजनल हर्निया जो हो रहा है वो तो सर्जन को दिखाए होंगे, मेश तो ऑपरेशन करवाए होंगे, बहुत सारे किए होंगे ये लोग। तो इस कंडीशन में हम थोड़ा सा एब्डोमिनल प्रेशर को कम करने के लिए, उनका जो है पेट को साफ रखने के लिए, गैस ना बनने के लिए ये कर सकते हैं, कुछ एडवाइस कर सकते हैं। एंड इनको जो है हरी तली हुई चीज़ खाने के लिए बोल सकते हैं हम। एंड एक आता है हमारा चित्रक आता है, चित्रक। देखिए चित्रकादि बटी जो है वो ओनली दीपन करता है। दीपन मीन्स डाइजेशन पावर को ठीक करेगा, पाचन भी करेगा। दीपन एंड पाचन करेगा वो, लेकिन डाइजेशन को ठीक करेगा एंड भूख मतलब भूख भी बढ़ाएगा एंड भूख खाने का इच्छा भी ये करेगा। जो खाएंगे आप उसको भी हजम करेगा। उस कंडीशन में हम एब्डोमिनल प्रेशर को कम करने के लिए ये 2 चीज़ कर सकते हैं। एब्डोमेन में प्रेशर बढ़ने का मुख्य कारण होता है गैस का एंड जो डॉक्टर साहब ने बोले जैसे ओबेसिटी का भी होता है। तो हम एब्डोमिनल प्रेशर को कम करने के लिए ये कर सकते हैं। उनको हम बोलेंगे कि आप पेट साफ रखने के लिए दवाई खाइएगा रात को, चाहे आयुर्वेद खाए, चाहे एलोपैथिक का खाए, चाहे होम्योपैथिक का खाए, खाइएगा। एंड भूख जो है खाने के लिए आप चित्रकादि बटी 2 टैबलेट ट्वाइस इन या थ्राइस इन ए डे, दिन में 3 बार आप गुनगुने पानी के साथ चुबा के ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखिएगा, ये आपका जो हर्निया को क्योर नहीं करेगा बट प्रिवेंट कर सकता है, होने में प्रिवेंट कर सकता है। तो आवर मेन गोल इज टू रिड्यूस द एब्डोमिनल प्रेशर। ठीक है, एक और कॉलर है, हरबन गिरधर ने हमें कॉल किया है। गिरधर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैम। जी नमस्कार। हाँ, विशेषज्ञों के चरणों में श्री प्रणाम जी। जी पूछिए। ऐसा है जी, मैं इरिटेबल बावल सिंड्रोम का पेशेंट हूँ और मैंने मल्टीपल सर्जरीज करवाई हुई हैं। कोई 21 साल पहले ना मेरा कुछ फाइनेंशियल लॉस हो गया था, तो उससे मैं डिप्रेशन में चला गया था। डिप्रेशन की दवाइयाँ खाने के कारण तो मेरा पेट खराब तो नहीं रहता। कोई मेरे को सब टेस्ट करवा चुका है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे को मल जो है दिन में 5-6 बार थोड़ा करके आता है और अपने आप आता भी नहीं। कई बार फिंगर से निकालना पड़ता है, मजबूरी निकालना इसलिए पड़ता है, बाहर जाना है, मेरे को दिक्कत हो जाए तो ना करके जाऊँ तो वहाँ प्रेशर बढ़ेगा। डॉक्टर तो कहते हैं मत निकाला करो, तो बाहर जाता हूँ तो फिर वो मेरे को अगर आ जाए मेरे को वापस लौटना पड़ता है किसी स्थान पर। तो सर्जरीज के कारण ये दिक्कत है। और मैंने प्रोस्टेट को रिमूव करवा रखा है, उससे ठीक समस्या पेशाब की नहीं हुई। तो पता लगा कि ब्लैडर हाइपोटोनिक है, मेन ब्लैडर हाइपोटोनिक की दिक्कत है और ये इसकी पेट की दिक्कत है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो है तो ब्रेन के कारण या जैसे भी है उसका कारण उसी टाइम का बना हुआ है, लेकिन वैसे मैं ठीक रहता हूँ। तो लेकिन ये टेस्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल आता है, एंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी सब नॉर्मल है, लेकिन ये दिक्कत ज्यों की त्यों बनी हुई है। ठीक है, आप गिरधर जी आप थोड़ा हमें बताइए, आप क्योंकि लंबे समय से इलाज भी करा रहे हैं, अभी आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, एलोपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं, आप बताइए आप किससे सवाल का जवाब जानना चाहेंगे। देखो आयुर्वेदिक में मैं ले चुका ट्रीटमेंट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। और होम्योपैथी का भी एक बार आजमाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहता हूँ तो होम्योपैथी से अगर हो जाए मेरा मतलब हाइपोटोनिक ब्लैडर का भी और दोनों साथ में तो अच्छा है, लेकिन एलोपैथी ट्रीटमेंट में चल रहा हूँ मैं। अच्छा। वो दवाइयाँ लगातार खाता हूँ, मेरे को मतलब नेजल पॉली की कोई नहीं, हम आपके सवाल का जवाब तीनों विशेषज्ञ से लेते हैं, देखते हैं वो क्या सलाह दे रहे हैं आपके लिए। डॉक्टर अनुप्रिया आप क्या बताएंगे। देखिए जैसे इन्होंने बताया इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इनका जो है डायग्नोसिस डॉक्टर ने बताया है और इन्होंने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस करवाई हैं जिसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं निकल के आ रहा है या कुछ भी ऐसा डायरेक्शनल नहीं मिल रहा है किसी भी डॉक्टर को।
होम्योपैथी में काफ़ी बार ऐसे पेशेंट्स जो हैं एक डॉक्टर के पास आते हैं जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने के बावजूद कुछ भी उसमें फाइंडिंग नहीं होती, लेकिन उनकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सिम्टम्स हैं वो वैसे के वैसे बरकरार रहते हैं। तो यहाँ मैं ये बताना चाहूँगी कि होम्योपैथी का इस तरीके के केसेस जिसमें आप डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स में कुछ भी फाइंडिंग नहीं जो है देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मरीज़ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ बनी हुई हैं, ऐसे केसेस में होम्योपैथी हैज़ एन एज, क्योंकि हमारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम पूरे इंसान को एज एन इंडिविजुअल देखते हैं और हम उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड मेडिसिन सिलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें हम उसका पूरा लाइफस्टाइल, उसके एग्जामिनेशन करके, उसकी सिम्टम्स देखकर, उसके मानसिक स्थिति को देखकर, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसी मेडिसिन जो कि माइंड और बॉडी के बैलेंस को सस्टेन कर सके, रिटेन कर सके, उस चीज़ के हिसाब से हम उसे दवाई देते हैं। तो जैसे कि ये बता रहे हैं, होम्योपैथी में इरिटेबल बावल सिंड्रोम और उससे होने वाली जो परेशानियां हैं, जैसे कि आपकी डाइजेस्टिव ट्रबल्स होती हैं, आपकी बावल मूवमेंट्स चेंज हो जाती हैं, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी डायरिया, इस तरीके का जो पैटर्न रहता है उसको एड्रेस करने के लिए बहुत सी अच्छी दवाइयाँ जो हैं वो हैं। तो मैं इनसे यही सजेस्ट करूँगी कि इनको आसपास अपने जो है किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर सराय, इनका मुझे लगता है शारीरिक और मानसिक देखिए दोनों चीज़ें हैं। हाँ। एक तो जैसा वो कह रहे हैं कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम उनकी डायग्नोसिस बनाई है और सब ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस के बाद बनाई है। मुझे लगता है कि कुछ मोटिलिटी डिसऑर्डर्स भी होते हैं जिनको जनरली हम इन्वेस्टिगेट उस तरह से नहीं करते हैं। कोलोनोस्कोपी करके या बेरियम या सीटी स्कैन से हमको मोटिलिटी के डिसऑर्डर्स का अंदाज़ा नहीं लगता है। और मोटिलिटी डिसऑर्डर तो है ही, जैसे एटोनी ब्लैडर की है, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शंस कम है, तो उस सूरत में मुझे लगता है कोलोनिक एनोरेक्टल मैनोमीट्री एक टेस्ट और है जो अगर आपके हरियाणा में संभव है, रोहतक वगैरह में, तो करा लीजिए। और उससे कई बार जो आपके बार बार मोशन की दिक्कत होती है या होती है, अगर उससे हमें अंदाज़ा लगा कि लार्ज बाल या एनोरेक्टल मैनोमीट्री का कोई डिफेक्ट है, तो उसके लिए हम दवा, और उसके लिए हम इवन कुछ लोग होते हैं जिनमें एनोरेक्टल मैनोमीट्री में हमको एक लीड मिलती है जिसके बिना पे हम उसके इलाज वो हम बायोफीडबैक से भी कर सकते हैं, जो हम लोग करते हैं अपने यहाँ। तो एक चीज़ ही रहती है आपकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, वो और करा लीजिए, तो वी विल बी ऑन अ फर्मर ग्राउंड टू सजेस्ट व्हाट टू डू नेक्स्ट। एंड दूसरी चीज़ ये है कि जहाँ तक ब्लैडर एटोनी का सवाल है, मुझे लगता है आपने चूंकि प्रोस्टेट का ऑपरेशन कराया ही है, तो आप यूरोलॉजिस्ट के संपर्क में होंगे ही, उन्हीं से डिस्कस करिए, शायद इसका जवाब हम लोग ना दे पाएँ। ठीक है। फुलकर यादव एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, राजस्थान से इन्होंने हमें कॉल किया है। फुलकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, स्वागत है कार्यक्रम में। आप बताइए आपका सवाल क्या है। मैम, मेरे बच्चे की ना उम्र है करीबन 4.5 साल जी। वो उसको मतलब जैसे फ्रूट्स वगैरह देते हैं, जैसे तरबूज हो गए, स्पेशली जैसे तरबूज हो गए या फिर मस्क मेलन हो गया, इस टाइप के फ्रूट्स जब भी देते हैं उसको, तो करीबन 15-20 मिनट बाद में उसको लूज मोशन टाइप स्टार्ट हो जाता है। और ये उसको प्रॉब्लम करीबन 2 साल से है मैम। तो हमने डॉक्टर्स को भी दिखाया तो स्पेशली कुछ बता नहीं रहे हैं कि मतलब जैसे बचपन में ये सब चीजें होती है इस टाइप से बोल के, और हल्की फुल्की दर्द वगैरह और लूज मोशन की दवाइयाँ देके वो फिनिश कर देता है। ठीक है। तो मैं जानना चाहता हूँ मैम, ये रियली मतलब क्या प्रॉब्लम है और इसमें कोई चिंता वाली बात तो नहीं? ठीक है डॉक्टर पणिग्रही, पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जब इस तरह के सवाल सुनते हैं, पहले भी कॉलर आया था कि जब रोटी खाते हैं उन्हें 7-8 साल से दिक्कत हो जाती है। कई लोगों को क्या फूड एलर्जी भी हो सकती है जो पता ना चलता हो? मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं फूड एलर्जी क्यों होता है? आप भी वही खाना खाते हैं, मैं भी वही खाना खाता हूँ, एक पार्टी में जाते हैं, आप भी सेम खाना खाते हो, मैं भी वही सेम खाना खाता हूँ, और दूसरे लोग भी सेम खाना खाता है। लेकिन एक आदमी को जो है डिजीज बीमारी स्टार्ट हो जाता है, दूसरों को क्यों नहीं होता है? यहीं पे मैं आयुर्वेद इसी में मैं इसको कर दूंगा। तो आयुर्वेद इसी में एम्फासाइज करता है, देयर इज इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। कोई सब आदमी का एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। ये वातज व्यक्ति है, ये पित्तज प्रकृति का है, एंड ये कफज प्रकृति का व्यक्ति है। अगर कफज प्रकृति का व्यक्ति है, वो ज्यादा अगर तली हुई चीज, मधुर, अम्ल, लवण, रस युक्त खाद्य खा लिया तो उनको तुरंत एसिडिटी होगा।
वो ही खाना वो खाएगा कफज प्रकृति का व्यक्ति, उसको नहीं होगा। एंड सिमिलरली अगर वातज प्रकृति खाएगा तो भी उसको नहीं होगा। सो आयुर्वेद एम्फासाइज प्रायर टू एडवाइस ऑफ आहार, आयुर्वेद एम्फासाइज ऑन इंडिविजुअल बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट, जिसको हम प्रकृति बोलते हैं, उसके ऊपर है। एंड उसके ऊपर तो रिसर्च चल रहा है एंड और भी रिसर्च होने की जरूरत है। जहाँ तक इनका सवाल है, 4.5 साल उम्र की बच्ची है, तो पहले ये फाइंड आउट कीजिएगा जो फ्रूट्स ला रहे हैं वो कितना हेल्दी है। तो कहीं फूड से इन्फेक्शन नहीं आ रहा है, नंबर 1 ये हो सकता है। एंड उसको फूड एलर्जी भी तो कहीं नहीं है, ये दोनों रूल आउट करना होगा। ये दोनों रूल आउट करने के बाद इनको जो है हम प्रॉपर इलाज कर पाएंगे। फिलहाल इनको यही बोलेंगे कि जो है इनका प्रॉपर जो है सैनिटेशन जो है वो थोड़ा देखें। फूड जो है, जो फ्रूट्स ला रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक फ्रूट उनको एलर्जी कर सकता है, सारे फ्रूट्स उसको नहीं कर सकता है। गेहूं का एलर्जी हो सकता है, सारे को एलर्जी नहीं हो सकता है। तो उनको रूल आउट करना होगा कौन सा बीमारी, कौन सा जो फ्रूट है एंड कौन सा फूड है उनको एलर्जी कर रहा है। अगर ये नहीं कुछ नहीं मिला, उस कंडीशन में हम थोड़ा हाइजीन के प्रति ध्यान देंगे। एंड वहीं के जो राजस्थान में बहुत सारी इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स है, उनको दिखाइएगा, जिसमें जो है इनका प्रॉपर इलाज हो जाएगा। छोटी बच्ची है, उसको ठीक हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। एंड फिलहाल मैं एक बताऊंगा, जो हमारा आयुर्वेद में लिखा गया है, दीपनंग पाचनंग जत्स्याद उष्णत्वाद द्रव शोषकम ग्राही तच्च जोथा शुंठी जीरकंग गजपीपलिम। दो ये है, एक है गया जीरा, सफेद जीरा एंड गजपीपली। गजपीपली हो सकता है थोड़ा लेट में मिले, जीरा सबको मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा। वो क्या करेंगे, हल्का सा थोड़ा भून लेंगे, भून के उसको थोड़ा पाउडर करेंगे, पाउडर करके उसको रखेंगे। एम्प्टी स्टोमक में ब्रश करने के बाद बच्चे को आधा चम्मच सादा पानी में दीजिएगा। तो इसमें तो मेरे ख्याल से उनका जो है डाइजेशन, दीपन पाचन जो है थोड़ा हो जाएगा, उनका जो है डाइजेस्टिव पावर जो है बढ़ जाएगा। उसके बाद ये होगा। आयुर्वेद फिर भी इंफासाइज करता है, रोगा सर्वापि मंदाग्नौ सुतराम उदराणी च, मतलब जितने तरह की रोग है वो बेस्ड ऑन मंदा अग्नि। मंदा मीन पोर डाइजेस्टिव पावर। एंड पोर डाइजेशन क्यों होता है, इसलिए आयुर्वेद सबसे अग्नि का एक चिकित्सा है, जो डाइजेशन पावर को बढ़ाने के लिए एक चिकित्सा एक है, ये है आयुर्वेद में। तो मैं छोटा सा बताया, यहाँ से करें एंड छोटा वहाँ के जो आसपास के जो इंस्टीट्यूशनली क्वालिफाइड वैद्य है उनको जाके दिखाए एंड मेरे ख्याल से बहुत ईजी है, वो क्योर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में हम डॉक्टर अनुप्रिया से भी जानेंगे, लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं। राजेश शर्मा ने हमें कॉल किया है, ये भी राजस्थान से जुड़े हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। मैडम, वो खाना खाने के बाद में गले में जलन टाइप सा होता है। कुछ ऐसा कुछ खास चीज है जिसको खाने के बाद ज्यादा होता हो? मिर्च वगैरह का, जैसे ज्यादा सब्जी में ज्यादा मिर्च वगैरह, ऐसा कुछ। ठीक है, क्या उम्र है आपकी? 36 साल। और ये कब से हो रहा है आपको? ये वैसे तो 3 साल से है, लेकिन दवा ली थी मैंने बीच में, तब ठीक हो गया था। अच्छा, ठीक है। 7-8 दिन का कोर्स चला था मेरा दवाई का। ठीक है, डॉक्टर अनुप्रिया, आप दिन में पानी कितना ले लेते हैं? पानी मैडम 4 से 5 लीटर। अच्छे से लेते हैं? जी जी। अच्छा, और आपका खाने का रूटीन कैसा रहता है पूरे दिन का? खाने का रूटीन में जैसे सुबह 9 बजे करीब खा लेता हूँ, रात का शाम का मेरा कोई टाइम नहीं है। 6 बजे भी खा लूँ, 8 बजे भी खा लूँ, 9 बजे भी खा सकता हूँ। तो बीच में आपके गैप काफी रहता है? जी मैडम, मेरा मार्केटिंग का काम रहता है, तो गैप काफी रहता है। मैं जैसे सुबह निकल जाता हूँ मार्केट, तो फिर शाम को घर आके ही खाना होता है। अच्छा, तो मतलब पूरे दिन बाहर अगर रहते हैं तो आप कुछ भी छोटा बहुत स्नैक्स या कुछ ऐसे लेके नहीं खा पाते हैं? नहीं नहीं। अच्छा, तो ये जो आप जलन बता रहे हैं, ये किस टाइम रहती है? ये खाना खाते ही रहती है, मतलब थोड़ी ज्यादा रहती है खाना खाते। किसी भी टाइम खाएंगे या रात को जब वापस आके लेते हैं? मॉर्निंग आवर्स में। जी। अच्छा, देखिए, जो आप जिस तरीके से बता रहे हैं, तो आपका ये जो मील टाइमिंग्स है, इसके बीच में इतना ज़्यादा ये गैप है, जिसकी वजह से आपका एसिड सिक्रीशन बॉडी में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से शायद आपको गैस्ट्राइटिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो रही है। तो पहले तो हमें अपने मील टाइमिंग्स को नियमित करना बहुत ज़रूरी है। अगर जैसे आप बता रहे हैं कि आप बाहर फील्ड में भी होते हैं, तो भी आपको ध्यान देना है कि आपको उस टाइम पर कुछ ना कुछ स्नैक्स या कुछ भी छोटा या फल लेकर, या भुना हुआ चना अपने साथ रख लें, मूंगफली रख लें, ड्राई फ्रूट्स रख लें, कुछ इस तरीके की चीज़ आपको ज़रूर खानी है, ताकि गैप बहुत ज़्यादा ना हो। लॉन्ग गैप रखने से हमेशा इस तरीके की प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं। और आप अपनी डाइट में जो है दही का सेवन ज़रूर करें, वो आपको बहुत ही लाभदायक हो सकता है। और इसके अलावा अगर फिर भी आपकी डाइट में जो चेंजेस आप करते हैं, उसके बावजूद अगर आपको प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो आप जो है एक क्वालिफाइड डॉक्टर से जो है कंसल्ट कर सकते हैं।
जी मैम जी। ठीक है। और डॉक्टर सवाया, जैसे विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की बात हो रही है, खाद्य सुरक्षा की अगर हम बात करें तो कई लोग, जैसे हम में से कई लोग, अगर मान लीजिए ये सोचते हैं कि हम कुछ ज़्यादा हेल्दी चीज़ लें, मान लीजिए हम कोल्ड ड्रिंक ना लेकर कोई एक पैक्ड जूस ले रहे हैं पीने के लिए, अगर हमें प्यास लग रही है, कई लोग ऐसी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने नहीं, हो सकता है उसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या है, ये हमें पता नहीं है। तो ये जागरूकता भी कितनी कम है और इसके लिए आम आदमी क्या कर सकता है? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। बहुत सारे जो ये ड्रिंक्स हैं या जो जूसेस हैं, इनमें सब में या तो एसेंस होता है, ये एक्चुअली उन फलों के रस नहीं भी हो सकते हैं, और इन सब में प्रिजर्वेटिव होते हैं, तमाम केमिकल्स होते हैं जिनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। जहाँ तक संभव हो वहाँ आप अगर फल के शौकीन हैं तो फल का जूस ना लेके पूरा फल खाएं, वो ज़्यादा अच्छा है ताज़ा काट के। अब आप आम का वो अगर आप शरबत पी रहे हैं या उससे बेहतर है कि आप आम ऐसे ही खाएं, फाइबर भी जाएगा। अब आप ऑरेंज लेते हैं, ऑरेंज आप वैसे ही पूरा ऑरेंज खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये है कि प्रिजर्वेटिव के अलावा इनमें कई बार जो स्वीटनर्स यूज़ किए जाते हैं, इनमें फ्रक्टोज ज़्यादा होती है, विच इज़ नॉट वेरी हेल्दी। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनका सेवन कम से कम किया जाए। ये कैलोरीज देते हैं, एक शुगर एक डिफरेंट फॉर्म में देते हैं, जो दोनों ही हेल्दी नहीं हैं, तो इसको कम करें। दूसरी चीज़, आपने एक और कोई सवाल किया था, वो था, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको पानी ही पीना है गर्मी में, तो पानी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, और उसको सफाई से रखा हुआ पानी घर में भी स्टोर करें तो अच्छे से स्टोर करें, उसको पिएं तो कोई बीमारी नहीं होगी। ठीक है। हम बाहर से रेडी से पानी ले लेते हैं, यानी वो ये है कि कहाँ से हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, अपना बस अपना थोड़ा सा टिफिन खुद अगर तैयार हमको ख्याल करें, फ्रूट्स रखें, रखें, थोड़ा मेहनत हाँ, करें, मतलब तो उसको सेहत अगर पर हम रखें तो इस सब की ज़रूरत नहीं। ये महंगे भी होते हैं और अनहेल्दी भी, बिल्कुल। तो इसको जितना अवॉइड किया जा सके उतना अच्छा है। एक और कॉलर है, जनार्दन यादव ने कॉल किया है, गोरखपुर से जुड़े हैं। जनार्दन, बताइए आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम जी, सवाल पूछिए। ये हमको रात में सोते वक्त जब भोजन करके सोते हैं तो सोते वक्त ही हमको हल से उल्टी टाइप आता है, गले में आ जाता है, एक बार मैं उठ जाता हूँ। मेरी उम्र 50 साल है जी। ये कब? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कब से हो रही है ये दिक्कत आपको, ये समस्या जो है? लमसम साल भर के आसपास की बात। साल भर से हो रही है। डॉक्टर पढ़ेंगे रही क्या था जो मुझे समझ में आ रहा है। जनार्दन, अगर आप जुड़े हैं। देखिए जनार्दन साहब, आप जो बता रहे हैं कि आप रात में जब खाना खा के सोते हैं तो खाना आपके मुंह में आ जाता है, ये क्लियर कट केस है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का। अगर ये अभी हुआ है आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको शुगर की बीमारी तो नहीं है? जनार्दन, आपको शुगर तो नहीं है? नहीं। अगर और कोई बीमारी नहीं है तो ये रिफ्लक्स है। रिफ्लक्स के लिए जैसे मैंने इसके पहले भी कई चीज़ें नहीं है ना, तो जनार्दन जी, जैसे मैंने बताया, इसके पहले भी अगर आप इस प्रोग्राम में अगर आप देख रहे हो तो आपने जो मैंने सजेशंस पहले के पेशेंट्स में दिए हैं, दरअसल वही आप पे भी लागू होते हैं। आप रात में अपना खाना बहुत हल्का रखें। दूसरी चीज़, खाना आप सोने से कम 2 घंटे पहले ले लें, और सोते वक्त अपना सर की तरफ पलंग के पाए के नीचे एक 6-6 इंच का ईंटा या वुडन ब्लॉक रख दें, ताकि आप लगाया सर। हाँ, वो उसको ये छोटे प्रिकॉशन लीजिए। टाइट क्लोथिंग्स नहीं यूज़ करिए, मतलब आप नाड़ा बहुत टाइट ना रखें, और ये छोटी चीज़ें आपके इस रिफ्लक्स को कम कर देंगी। बाकी दवाइयाँ हैं जिनको हम कहते हैं प्रोकाइनेटिक्स, और एक है ग्रुप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स का, वो दवाइयाँ ली जा सकती हैं। और अगर इनसे भी आराम नहीं आता और ये रिफ्लक्स बहुत सिग्निफिकेंट रहता है, तो एक हम मैनोमीट्री करके देखना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या है। स्फिंक्टर आपका ठीक से काम कर रहा है, जो प्रोपेल करता है, यानी ईसोफेगस से वो है, तमाम जांच करा के, वो जांच कराने के बाद आपका ये डिसीजन लिया जा सकता है कि क्या इसमें हम कोई सर्जिकल इंटरवेंशन भी कर सकते हैं। डॉक्टर सराय, क्योंकि समय की कमी है, और एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं। डॉक्टर निकुंज हमारे साथ गुजरात से जुड़े हैं। डॉक्टर निकुंज, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ मैम, थैंक यू।
मैम ये डॉक्टर मैं जैसे मेरा जो मैं सुनता हूँ उसकी बात, तो वो क्या कहते हैं कि थोड़े दिन पहले मैंने दुकान से थोड़ी दवाई ली थी और बाद में उससे मुझे ठीक नहीं हुआ, तो मैं आपके पास आया हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ मैडम, ये आजकल हमारे गांव में जो अनपढ़ लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो वो क्या कहते हैं दुकान में से और कोई भी दवा, जैसे कि पैरासीटामोल, थोड़ा सा बुखार आया और थोड़ा सा पेट दर्द हुआ तो पैरासीटामोल खा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से ये बातें अपने दर्शकों तक पहुंचाएं कि किसी अच्छे विशेषज्ञ से ही सलाह लें। कोई भी डॉक्टर जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है या ऐसे ही दवाई बता देते हैं, अपने मन से लोग जाके कभी कभी दवाइयाँ ले लेते हैं दुकानों से, तो ये चीज़ें ना करें। मुझे लगता है यही मैसेज देना चाह रहे हैं। और मैं डॉक्टर पणिग्रे एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगी। जैसे डॉक्टर सराय ने भी कहा था, चीनी होती है जो हमें अनहेल्दी बनाती है, तेल, घी, नमक, चीनी, इसको लेकर भी बहुत सारे जागरूकता एड्स भी हम देख रहे हैं, बहुत सारे कैंपेन भी चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हम सोसाइटी को एक मैसेज देना चाहते हैं। बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, मैं ये सोसाइटी देना चाहता हूँ, लोगों को ये पता होना चाहिए क्या हितकर है शरीर के लिए, क्या हितकर है, कौन सा अहितकर है, क्या दवाई हमें, कौन सा आहार हमें ज्यादा खाना चाहिए, क्या आहार जो है हमें नहीं खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए, क्या कैसे खाना चाहिए। तो पहले मैं हितकर दवाई में बताता हूँ। आयुर्वेद में एक श्लोक है, षष्टिक साली मुद्गांश सैंधव आमल के जवान अंतरिक्ष पयसर्पी जंगलांग मधुचाभ्यसेत। इसमें मैं श्लोक बताता हूँ। फास्ट हो गया। जो है षष्टिक साली, द पेडी ग्रोन अप इन 60 days, दिस इज बेनिफिशियल। आप जब भी चाहें तो उसे खा सकते हैं। लवण में आप एलोपैथिक दूसरे में जाएंगे कि जो है ये क्या करेगा, जो लवण जो है वो आपको जो है फ्लूइड रिटेंशन करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, लेकिन संदर्भ लवण ऐसा नहीं करेगा। तो अगर लवण यूज करना है तो संदर्भ लवण का प्रयोग करना है। देन अगर दाल खाना है तो आपको उड़द की दाल के बजाय आपको मूंग की दाल बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं वो दी जाती है। एंड उसके बाद जो है मधु एंड सर्पी, सर्पी मीन्स घी है। घी में फिर गाय का घी बनना है, गाय का घी लेना है एंड थोड़ा सा भी लेना चाहिए। आज के दिन में भी जो है साइंटिस्ट ऐसे बोलने लग गए कि थोड़ा गाय का घी भी लेना चाहिए। डॉक्टर पणिग्रे, समय की कमी है, मुझे लग रहा है इस पे काफी लंबी और बातें हो सकती है। और आखिर में अगर ये कहें कि यू आर व्हाट यू ईट, यानी आप जो खाएंगे आप वैसे ही बनेंगे, इसलिए अपने खाने पर जरूर ध्यान दीजिए। और तीनों डॉक्टरों का, तीनों मेहमानों का फिलहाल मैं यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। तो आपने देखा कि खान पान को लेकर कितनी ही ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें उतनी जानकारी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और अगर है भी तो कई बार हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हमारी सेहत बहुत हद तक हमारे ही हाथों में है, इसलिए अपना अच्छे से ख्याल रखिए। और आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में हम बात करेंगे डेंगू की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।